हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आप कैसे हैं? नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। इसी कामना के साथ चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक। क्लास 12th का है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसे हिंदी में वैद्युत फ्लक्स। तो देखिए इसमें हम डिस्कस करेंगे वैद्युत फ्लक्स। तो इससे पहले मैं बता दूं आपको ये लिए मैंने एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी और निश्चित स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी। उसके बाद अगला टॉपिक है मेरा वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स को समझने से पहले मुझको क्या समझाना पड़ेगा, कुछ दो पॉइंट हैं उनको मुझे समझाना है। नंबर एक है मेरा, मैं इसकी बात करूं तो नंबर एक है मेरा क्षेत्रफल। क्या है? क्षेत्रफल, जिसे एरिया बोलते हैं। एरिया के बारे में हम आपको बताएं। हमने अभी तक पढ़ा है कि ये जो क्षेत्रफल होता है वो हमारी अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। यानी विच क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड एनी अदर क्वांटिटी। ये हमारी फंडामेंटल थी, इस तरीके से डिवाइड किया था। बट हम ये कहें विच क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड एनी डायरेक्शन, यानी ये कह सकते हैं वो भौतिक राशि जो उसकी दिशा नहीं होती, केवल परमाणु होता है। ये कह सकते हैं वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परमाणु होता है, दिशा नहीं होती, वो क्या कहलाते हैं? अदिश राशियां। तो ये क्षेत्रफल हमारा अदिश राशि है। बट मैं आपको भी बताऊं कि इसको वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो ये वेक्टर हो जाएगा, यानी सदिश हो जाएगा, और स्केलर में लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? स्केलर हो जाएगा। तो देखिए इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक एरिया क्रिएट करता हूँ, जिसमें मैं इसका एरिया क्षेत्रफल मैग्नीट्यूड ए मान लेता हूं। अगर इसकी डायरेक्शन ली जाए तो परपेंडिकुलर इसके प्लेन के होती है। यूनिट वेक्टर एन कैप ले लूं और ये वेक्टर ए हो गया। तो मेरा ये फॉर्मूला बनेगा बेटा कि वेक्टर ए अगर मैं यहां से निकालूं अपॉन ए का परमाणु तो ये क्या हो जाएगा? एन कैप। ये क्या बन गया? मेरा यूनिट वेक्टर। क्या बन गया बेटा? मेरा यूनिट वेक्टर बन गया। तो ये सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं और इसको सॉल्व करके देखूं तो वेक्टर ए इज इक्वल टू बन जाएगा मेरा ए और एन कैप। यानी अगर किसी भी वेक्टर्स में केवल अगर डायरेक्शन नहीं है तो वो स्केलर बन जाएगा, और डायरेक्शन और ऐड कर दी जाए तो वो सदिश। यानी मुझको ये आपको समझाना था। और मैंने यूनिट वेक्टर पढ़ा था बेटा 11th में कि विच वेक्टर्स मैग्नीट्यूड इज 1 इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर। तो मैं इसकी वैल्यू मैं लगा दूं, इसकी लगा दूं, 1 आ जाए तो ये क्या बन जाएगा? मेरा यूनिट वेक्टर बन जाएगा। ओके, तो ये मेरा एकांक वेक्टर हो गया। मुझको ये समझना है। तो मैंने यहाँ पर ये मेरा एकांक वेक्टर तो मैंने बताया। अब मुझको केवल ये समझना है कि जो हमारे वेक्टर्स होते हैं उनमें जो क्षेत्रफल की जो हमारी जो भूमिका है, जो हमें समझना है वो ये है कि जैसे अगर हमारा ये प्लेन है तो जो एरिया है वो प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है। इसकी क्या होती है? इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। ये हमारा व्हाइट बोर्ड है तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर इसकी डायरेक्शन होगी। ओके, इसी तरीके से कोई अदर भी अगर हम एरिया ले लें तो उसकी भी डायरेक्शन उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। ये प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर होगी, ये प्लेन है इसके परपेंडिकुलर, ये प्लेन है इसके, और ये बोर्ड है तो इसके परपेंडिकुलर। यानी आपको ये समझना है कि जो भी एरिया होता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है। इसकी यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ऐसे सभी डायरेक्शन में होगा। ओके, तो ये क्या बनेगा? मेरा एकांक वेक्टर। ठीक है, अब मैं दूसरी इसके बाद बात करता हूँ। मुझे दूसरा पॉइंट मुझे समझाना है सॉलिड एंगल। क्या समझाना है? घन कोण। क्या बताना है मुझे? घन कोण। यानी मुझको बताना है सॉलिड एंगल। तो ये सॉलिड एंगल होता क्या है मुझे ये समझाना है। तो सॉलिड एंगल आपने इससे पहले एंगल पढ़ा होगा। तो एंगल क्या होता है कि जैसे एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? अपॉन रेडियस। यानी एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो मैं इसमें यहां पर लगाऊं तो मेरा बन जाएगा। अगर मैं इसकी उसकी बात करूं तो क्या बन जाती है मेरी? रेडियन। यानी इसकी जो
यूनिट है वो रेडियन बन जाती है। तो ये क्या होता है कि एक सर्किल होता है, जो सर्किल की सरकमफेरेंस होती है उसके सेंटर पर जो कोण बनाती है, जो मेड करती है, वो हमारा क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। इसी बेस पर अब मुझको समझना है कि बेटा मेरा सॉलिड एंगल क्या होता है। तो सॉलिड एंगल क्या होता है, जैसे सर्किल था उसी तरीके से होता है सॉलिड स्फीयर या स्फीयर कह लीजिए। तो स्फीयर की जो सरकमफेरेंस होती है, यानी जो परिधि होती है, उसके सेंटर पर जो कोण अंतरित करती है उसे हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं। जैसे सपोज अगर मैं मानूं कि यहाँ पर मैंने एक स्फीयर यानी एक ले लिया, मैंने एक गोला, अगर मुझे ये डीपली समझाना पड़ा तो मैंने यहाँ पर एक ये ले लिया गोला, यहाँ पर लिया, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, मैंने इसे ए कह दिया, इसे बी कह दिया, ये पॉइंट ओ है, इस पर प्लस क्यू चार्ज मैंने रख दिया, या चार्ज रखो मत कोई बात नहीं है। यहाँ पर मैंने इसको ये ले लिया, यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा मेरा, डी ओमेगा। तो इस पूरे का एरिया मेरा ए है, तो इसका यह छोटा सा एक यहाँ पर एक पॉइंट ले लूँ, यहाँ पर ये डिस्टेंस मेरी आर हो जाएगी। तो ये जो मेरा एरिया बनेगा, यहाँ पर मैं एक छोटा सा एरिया ले लूँ जिसे डी ए कहूँ, और ई की डायरेक्शन पहले से इधर होती है, यहाँ अगर ई होगा तो डायरेक्शन इसकी इधर होगी। ओके, तो मुझको क्या करना है कि ये मुझे को फाइंड करना है। तो मुझे यानी मैं ये कह सकता हूँ कि जो सॉलिड एंगल है उसे ओमेगा से डिनोट करते हैं, और यहाँ छोटे का निकालेंगे तो हम ये लिख सकते हैं कि डी ओमेगा इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ए डी ए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, डॉट एन, ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारा बन गया। और अगर मैं इसे और ज्यादा लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, डी ओमेगा। डी ओमेगा को हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ए से पूरे का करना है, पूरे एरिया का निकालना है, अभी तो छोटे से एरिया का निकालना है इसका, फिर मुझे पूरे का निकालना है। तो पूरे का निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर लिख दूंगा डी ए कॉस थीटा आर स्क्वायर, ठीक है, 1 मान लूं, मैं डॉट लगा करके लगा दूं। तो यहां पर मैं एंगल देखूंगा, इनके बीच का क्या बनना है, 0, तो मैं यहां डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूंगा, मेरा बन जाएगा इंटीग्रेशन ए डी ए कॉस 0 का मान 1 अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, और 1 अपॉन आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट होता है, तो इंटीग्रेशन करूंगा ए का और डी ए के साथ, तो यहाँ पर मेरा बन जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर, और ये लगाऊंगा पूरा एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। इससे आर से आर काट दूंगा तो सॉलिड एंगल यानी मैं कहूँ ये पूरा एंगल बन जाएगा ओमेगा। तो यहाँ पर जैसे ही ओमेगा बनेगा तो ये क्या आ जाएगा मेरा 4 पाई स्टे रेडियन। तो मेरा ये क्या आ गया, सॉलिड एंगल आ गया। अब मुझे सॉलिड एंगल के साथ मुझे आगे किसके पे बढ़ना है, मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करनी है। तो अब हम इस मेन टॉपिक पे आते हैं। इस मेन टॉपिक में क्या है बेटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये 99% इसके चांसेस हैं एग्जाम में आने के। ओके, तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, किसी भी इमेजिनरी पार्ट से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, यानी किसी भी काल्पनिक क्षेत्र से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, यानी किसी भी काल्पनिक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी एक इमेजिनरी पार्ट ले लिया, उसमें से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मैंने पास कराई, तो मैंने ऐसे करके इनको पास कराया। तो जब ये पास हो रही हैं तो ये इन्हें का इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर 2 है तो 2 हो गया, 3 है तो 3 हो गया, 10 होती तो 10 हो जाता, 15 होती तो 15 हो जाता। अब मुझको ये देखना है यहाँ से आगे मुझे अगर ये निकालना है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, किसी भी काल्पनिक यानी इमेजिनरी एरिया में से गुजरने वाली कुल इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यानी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। और इसे फाई ई से डिनोट करते हैं, फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसीलिए ई लगा दिया। क्या होता है, इंटीग्रेशन ए और क्या होता है ई डी ए, ई डॉट डी ए, ठीक है, ई डॉट डी ए होता है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी से पास होने वाला। अब इसको हम प्रूव करके हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि फाई ई बराबर क्या आ जाता है, ई ए
कॉस थीटा, तो ये भी हमारा वैद्युत फ्लक्स है। इसके साथ इसकी यूनिट लिखेंगे तो यूनिट क्या आ जाएगी, ई की क्या होती है, न्यूटन अपॉन कूलम इनटू क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। या इसको और भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, वोल्ट इनटू मीटर, ये भी इसकी यूनिट्स होती है। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो अब मुझको ये प्रूव करना है कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब एक चीज मुझको ये और लेनी है कि यहाँ पर ए क्या है, ए वो है जो कोई भी कैसा भी एरिया हो, रेक्टेंगल हो, सर्कुलर हो, जैसी भी उसकी शेप एंड साइज होगी उसका एरिया लगा देंगे और उससे गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी लगाएंगे और उनके बीच का एंगल होगा तो वो हमारा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है स्केलर क्वांटिटी है और ये हमारा जो चार्ज दे रहा है टू टाइप होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी दे रहा है टू टाइप होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। ओके, चलिए तो आगे इसमें डिस्कस करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अगर हमें निकालना है तो हमें जनरली मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फाई ई बराबर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि पूरे एरिया का, तो मैंने पूरा एरिया यानी मैं ये मान लो कि ए है तो ए का क्या लिख दूंगा, ई डॉट डी ए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसे सॉल्व करूँ तो इसको अगर मैं इसको प्रूव करना चाहूँ कि ई डी ए कितना होगा या ई डी ए कॉस थीटा कैसे आया, तो मैं इसमें क्या करूँगा, एक इमेजिनरी यहाँ पर क्या ले लूँगा, मैं एक वो ले लूँगा एरिया, जो एरिया कैसा भी हो सकता है, मान लीजिए मैंने ऐसा लिया यहाँ पर और ऐसे करके कुछ भी हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि ये ऐसा हो और ऐसे करके हो, कैसा भी एरिया हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट मिड पॉइंट ले लिया, यहाँ पर ओ ले लिया, इससे स्मॉल आर मीटर की दूरी पर एक पॉइंट यानी पूरा अगर क्षेत्रफल मेरा ए है तो यहाँ पर मैंने सरफेस एरिया को डी ए या डी एस मानते हैं, कहीं डी एस भी मानते हैं, ये मान लिया। तो सरफेस एरिया है, सर्किल स्फीयर है, तो स्फीयर होगा तो इसके परपेंडिकुलर होगा, तो मैं कहीं पर भी निकालूं तो इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर आ जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि डी ए की डायरेक्शन है, और इसमें से सभी डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा होगा, तो इन डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी जाएंगी, तो इधर ई होगा, इसी तरीके से सभी डायरेक्शन में ई होगा, तो ऑल डायरेक्शन में डी ए भी परपेंडिकुलर होगा। ये मैं केवल इस बात की बात कर रहा हूँ, पूरे का एरिया क्या है, ए है। अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं, मुझे ये मालूम पड़ेगा और पूरे का इंटीग्रेशन कर दूं तो मेरे पूरे का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। तो मेरे को ये मालूम है, मैं इसको सॉल्व करके देखूं बेटा तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन करूंगा मैं जीरो से लेकर, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूं तो यहाँ से पूरा जाऊंगा तो इसका जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको लिखूं तो ई डी ए क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस कितना दे रखा है मेरा, इधर ही ई है और इधर ही क्या है, डी ए है, तो सेम डायरेक्शन में तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 0। जब मैं यहाँ लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब cos 0 का मान 1 हो जाएगा तो मेरा बचेगा ई डी ए। ई मेरा क्या है, कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू ए, एक ये यानी क्षेत्रफल है और ये ई क्या है, इंटेंसिटी है, तो ये क्या हो जाएगा, ई, इसे मैं बाहर ले लूं, इंटीग्रेशन करूंगा किसे, 0 to 4 पाई आर स्क्वायर तक, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी ए। ओके, फिर मैं इसमें करूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन में यहाँ लगाऊंगा तो ई मेरा बाहर है, यहाँ पर लगाऊंगा ए आ जाएगा, मुझे कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 to 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, फिर मैं यहाँ लगाऊंगा तो ई आ गया, यहाँ से मैं लगाऊं तो ये क्या आ जाएगा मेरा, ए की जगह पर मुझे क्या लगना है, इस जगह 4 पाई और माइनस करके 0, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 0। ओके, फिर मैंने इसको जब सॉल्व किया तो मेरा आ जाएगा, इसको मैं क्या लिखूंगा, यहाँ देखिए अब मैं क्या लिख दूंगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अगर मैंने ये सर्किल होता तो मैं क्या मान लेता है इसका, 4 पाई स्क्वायर यानी स्फीयर होता, यानी ये कह सकते हैं गोला। अगर ये जो मेरी शेप एंड साइज है वो किसी अदर टाइप की है, पता नहीं इसका एरिया कैसे निकालेंगे, पूरे का निकालेंगे, तो फिर हम यहाँ 4 पाई नहीं रखेंगे। फिर उस कंडीशंस में क्या होगा, इस एरिया की जगह पर यहाँ क्या लगा देंगे, ए। ओके, यहाँ भी क्या लगा देंगे, ए,
और यहाँ भी क्या लगा देंगे 1। अगर कोई अदर टाइप का है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा मेरा a, और यहाँ क्या आ जाएगा a की जगह पर मुझे क्या रखना होगा 0 to a, तो a की जगह पर a रखना है तो a आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि मेरा आ जाएगा फॉर्मूला EA। तो मैं कह सकता हूँ कि फाई E बराबर क्या हो जाएगा EA। तो ये मैक्सिमम फ्लक्स है मेरा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसकी यूनिट क्या लिख सकते हैं हम, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ठीक है, यह हमारी इसमें यूनिट हो गई, या वोल्ट अपॉन मीटर। और अगर मैं इसका EA cos थीटा निकालूं तो मैं यहां से क्या करूंगा कि मुझे ये नहीं मालूम थीटा कितना है, मैं यहां से ये तो मैंने अभी परपेंडिकुलर ले लिया था इस डायरेक्शन में। अगर मैं सपोज ये मानूं सेकंड पार्ट में, मैं यहां पर ये मानूं इफ थीटा इज इक्वल टू, मैं क्या मान लूं थीटा ही है, यानी थीटा इज इक्वल टू थीटा, यानी कहने का मतलब है एंगल कुछ है, हमें अभी कंफर्म नहीं है, हमने थीटा मान लिया। तो देन इससे क्या हो जाएगा फाई E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a e dA, और यहाँ क्या आ जाएगा cos थीटा। ओके, अब मैं इसको ऊपर करता हूं फिर दोबारा। जब ये आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा बेटा इसका कि E फाई E बराबर मैं निकालूं तो क्या आ जाएगा मेरा, यहां से इंटीग्रेशन तो लगा ही रहेगा, E dA है तो मैं क्या लिख दूंगा E, और dA मेरा क्या है कांस्टेंट, तो मेरा A क्या आ जाएगा E cos थीटा कांस्टेंट आ जाएगा। क्या बचेगा, A के रिस्पेक्ट में dA का करना है तो ये बन जाएगा E cos थीटा, और ये क्या आ जाएगा dA का हो जाएगा, इंटीग्रेशन करूंगा तो A, तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा फाई E बराबर EA cos थीटा। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है मेरा ये बन गया, तो इस फॉर्मूले को मैं इसे समीकरण सेकंड मान लूं और जो पहले निकला था उसे फर्स्ट मान लूं। तो देखिए इसी फॉर्मूले से मैं क्या कर सकता हूं, मैंने एक चीज बताई थी इसमें, तो इससे मैंने क्या कर लिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर लिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स देयर आर टू टाइप होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन अगर किसी में से निकल रही है तो फ्लक्स क्या होगा पॉजिटिव, और अगर एंटर कर रही है तो कैसा होगा नेगेटिव। तो कभी कभी ये पूछ लेता है क्वेश्चन में कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो बेटा आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देयर आर टू टाइप पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, अब मुझको यहां पर देखना है इसकी कंडीशंस। तो इस कंडीशंस में जहां भी थीटा होता है तो वहां पर हम 3 केसेस ले सकते हैं, 0, 90 और 180। तो मैं कहूं कि इफ, यानी मैं ये कहूं कि स्पेशल केस, तो इस केस में क्या कहूं मैं, स्पेशल यानी विशेष स्थितियां कहूं तो मैं कहूं इसमें इफ थीटा इज इक्वल टू मैं क्या लगा दूं 0, देन फाई E जो क्या हो जाएगा EA, और cos 0 का मान 1 तो ये क्या हो जाएगा EA। ये कौन सा हो जाएगा मैक्सिमम, इससे ज्यादा कभी फ्लक्स नहीं हो सकता, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड में यहां बता दूं आपको कि अगर यहां पर लिखा हो इफ थीटा इज इक्वल टू 90, देन मैं फ्लक्स की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा E dA cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो फाई E मेरा क्या हो जाएगा 0। यानी मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, यहां पर कोई एरिया है और एरिया के मैं परपेंडिकुलर, यानी एरिया ऐसे है तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी। अगर मैं ऐसे कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन में पास कराऊं तो कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन पास नहीं होगी, इसीलिए मेरा फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। और आगे मेरी थर्ड कंडीशन है, मैं थर्ड में क्या लिख सकता हूं, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 यानी अपोजिट डायरेक्शन में है तो फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा EA cos 180, और cos 180 का मान क्या होता है -1, तो क्या आ जाएगा -EA, तो ये क्या आ जाएगा फाई EA। तो मैं सीधे सीधे कह सकता हूं कि जो पहले था और उसकी मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसका हो जाएगा नेगेटिव। तो इसीलिए मैंने बताया था कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है देयर आर 2 टाइप होता है। ओके, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ऑलवेज क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी या यूनिट क्या होती है वोल्ट इनटू मीटर, ये कई बार आता है और इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी पूछा जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा फाई बराबर EA cos थीटा या फाई बराबर EA, ये क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। अब
हमने देखा ये दो टाइप का था, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो चलिए मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आ गया होगा, और अगर कहीं पर भी कोई क्वेरी है, कुछ भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जो मेरा कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करें और उसमें उससे पूछ सकते हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, एक क्वेश्चन है उसका आपको कमेंट में जो है कमेंट है उसमें आपको आंसर देना है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है, इसमें से एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है Q, इसमें से इलेक्ट्रिक लाइन और फोर्स जैसे पास हो रही है, निकल के इधर पहुँच रही हैं। तो इस जो हमारा स्फीयर है, इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आप लोगों को इसका आंसर देना है, बहुत इजी आंसर है और इसी पे बेस्ड आपका न्यूमेरिकल आएगा। और देखिए जो मेरा चैनल है उसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। शेयर, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन का ना तो कोई पैसा मिलता है, ना इसका कुछ भी है, केवल आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है और हमें ये थोड़ा सा ये लगता है कि बच्चों ने इसको देखा और थोड़ा इसको समझा। ठीक है, चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी कामना के साथ अगले वीडियो में आपसे आगे मिलेंगे। चलिए, थैंक यू सो वॉचिंग।